I started my full-fledged preparation after I joined the Ultimate Assessment Program at Civils Daily. There is a 12-month strategy which I have done on Civils Daily platform only. I reached out to the Civils Daily team. Civils Daily. करंट अफेयर्स में Civils Daily. Civils Daily. With Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. To Civils Daily. Civils Daily. With Civils Daily. Civils Daily. A mentorship program of Civils Daily, and that did help me a lot. फंडामेंटल राइट में 3 राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 जो कि समानता का अधिकार देता है, आर्टिकल 19 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और आर्टिकल 21 जो कि जीवन का अधिकार देता है। तो ये 3 आर्टिकल से ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। और अभी भी जैसे आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिफरेंट टाइप के जजमेंट्स जो कि आर्टिकल 21 के दायरे का विस्तार कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको ध्यान लगाना होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार अर्थात राइट टू प्राइवेसी भी इंक्लूड होता है। तो राइट टू प्राइवेसी के रिगार्डिंग जितनी भी अभी डिबेट चल रही है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोई भी करंट अफेयर में कोई इश्यू होगा तो वो इश्यू कैसे जो है वो फेडरलिज्म को अफेक्ट करेगा। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम GS2 की माइक्रो थीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रो थीम्स किसी भी पेपर की वो छोटी छोटी थीम्स होती हैं जिनसे रिलेटेड यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। माइक्रो थीम्स की विभिन्न डायमेंशंस पर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आज के वीडियो में हम जनरल स्टडीज़ 2 मीन्स सामान्य अध्ययन पेपर 2 में जितनी भी माइक्रो थीम्स आ चुकी हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, और साथ में आप आने वाले वर्षों में किन किन क्वेश्चंस का अनुमान लगा सकते हो, वो सब बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारी माइक्रो थीम है वो है भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार और विकास, है ना। अब साथ में संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, संशोधन क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट संशोधन हुए हैं, वहाँ के महत्वपूर्ण प्रावधान कौन से हैं, साथ में जो संविधान की कुछ मौलिक अवसंरचना होती है वो क्या क्या है। तो उसमें हम सबसे पहला टॉपिक लेते हैं प्रस्तावना। तो प्रियम्बल में देखो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रियम्बल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है जो कि जिसमें यह पूछा गया है कि भारत की प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द से जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। अर्थात गणतंत्र मतलब रिपब्लिक, तो रिपब्लिक से जुड़े हुए भारत की जो प्रस्तावना है उसमें कौन कौन से विशेषण निहित है, अर्थात गणतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना। तो उसके बारे में डिस्कस करना है। अगला देखिए, क्या वर्तमान परिस्थितियों में उनका बचाव किया जा सकता है, अर्थात क्या भारत की संवैधानिक व्यवस्था गणतांत्रिक है या नहीं, अर्थात क्या भारत का संविधान में कुछ ऐसे प्रोविजन है जो कि भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को गणतंत्रात्मक प्रणाली के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। साथ में वर्तमान परिदृश्य के बारे में बात की जाए तो गणतंत्रात्मक प्रणाली के समक्ष क्या क्या चुनौतियां विद्यमान हैं, इसके बारे में भी हम इस क्वेश्चंस में वर्णन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रस्तावना से ही एक और क्वेश्चन आया हुआ है। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि प्रस्तावना में जो कीवर्ड्स निहित है, जैसे कि चाहे वो गणतंत्र हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, समाजवाद हो, है ना, ये जो कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम की एक विशेषताएं हैं। इसके अलावा विभिन्न तरीके के न्याय, समानताएं, न्याय के तौर पे जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इनके बारे में चर्चाएं की गई हैं। और साथ में इन्हीं से रिलेटेड यूपीएससी ने प्रस्तावना से डेडिकेटेडली क्वेश्चन पूछा है ना। तो ये तो हो गई हमारी प्रस्तावना वाली थीम। अच्छा, और किस किस टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, प्रस्तावना से रिलेटेड एक इशू बहुत हाईलाइट रहता है, वो है कि अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल मीन्स प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें यह शो किया गया है कि हम प्रस्तावना को संशोधित कर सकते हैं। परंतु उससे पहले में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना में अमेंड नहीं किया जा सकता है। तो इसको लेके भी कुछ केसेस हैं, कुछ इश्यूज हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ की मैं बात करूँ कि चौथा डायमेंशन जो कि प्रस्तावना में बन सकता है वो ये है कि रिसेंट टाइम को अगर देखें तो क्या प्रस्तावना में जो भी आदर्श, मूल्य या जो भी न्यायिक प्रणाली निहित है, क्या भारत उसको प्राप्त करने में सफल रहा है या नहीं रहा है। अभी आपको पता होगा कि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो इस 75 ईयर्स के उपलक्ष्य में हमने कहाँ तक प्रगति की है। फॉर एग्जांपल, समानता के संदर्भ में हमने कहाँ तक प्रगति की है, हमारे पास
क्या सामाजिक समानता स्थापित है या सामाजिक समानता के समक्ष क्या क्या चुनौतियां विद्यमान हैं। इसके अलावा अगर मैं न्याय की बात करूं तो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल वाले डायमेंशंस है। तो क्या भारत में इकोनॉमिकल जस्टिस एग्जिस्ट करता है, क्या भारत में पॉलिटिकल जस्टिस एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मतों का अधिकार है, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ सकते हो, और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव नहीं लड़ सकते तो आप निर्दलीय के तौर पर भी आप खड़े हो सकते हो। तो ये एक तरीके का पॉलिटिकल जस्टिस है ना। तो जस्टिस के आधार पर भी बात की जा सकती है। इसके अलावा राष्ट्र की एकता, अखंडता, है ना, अवसर की समानता, साथ में जो वो कुछ फंडामेंट जो अपने प्रस्तावना में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता, है ना, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जस्टिस है, तो इनके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अगर PYQ में तो हालांकि गणतंत्र और जो प्रस्तावना की बेसिक डेफिनेशंस हैं या बेसिक जो उनके मूल्य हैं उसके ऊपर ही क्वेश्चन आया है, लेकिन साथ में आप इन चीज़ों पर भी गौर कर सकते हो। अगर मैं संशोधन की बात करूं तो 101वां संशोधन है ना, 101वें संशोधन के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि संविधान का जो 101वां संशोधन अधिनियम है इसकी मुख्य विशेषताएं की व्याख्या कीजिए। अर्थात 101वां संशोधन कौन सा है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। सबको पता है 101वां संशोधन जो है अपना वो GST है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ से ये चीज लिंक कर ली कि 101वां संशोधन जो है GST एक्ट के बारे में बात कर रहा है, और फिर आगे देखिए इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है इसके बारे में वर्णन करना, और अगला है कि करों के व्यापक प्रभाव को हटाने और वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए एक साझा राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध, साझा मतलब नेशनल कॉमन मार्केट के बारे में बात हो रही है, उपलब्ध कराने के लिए क्या पर्याप्त रूप से प्रभावी है। अर्थात हमको इसका एनालिसिस करना है कि क्या जो GST है वो वन नेशन वन मार्केट के तौर पर खरा उतरता है या नहीं उतरता है। अर्थात क्या यह साझा राष्ट्रीय बाजार, कॉमन नेशनल मार्केट के तौर पर जो कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं उतरता, साथ में इसके कौन कौन से प्रावधान हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये नेशनल कॉमन मार्केट को प्रमोट करता है। दूसरा डायमेंशन इस क्वेश्चन का बनेगा कि कर तो सकता है परंतु देयर आर सम चैलेंजेस, कुछ चुनौतियां हैं। अब उन चुनौतियों को कैसे कम कर सकते हो वो आप सॉल्यूशन के तौर पे लिख सकते हो। क्योंकि ये क्वेश्चन अपना 15 मार्कर का है तो आप यहाँ पे एक सॉल्यूशन का डायमेंशन भी आप ऐड कर सकते हो। और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो अभी कोविड टाइम में आपने देखा होगा कि GST कॉम्पनसेशन के रिगार्डिंग कई तरह की केंद्र और राज्य के समक्ष विवाद सामने आए हैं। दोनों ही जो हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ना होकर कन्फ्रंटेटिव फेडरलिज्म की समस्या आ गई थी, तो उस समस्या से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब जो है वो आपका GST कॉम्पनसेशन एक्ट के बारे में आ सकता है, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। और साथ में ध्यान रखना है आपको कि GST एक्ट जो है ना वो फेडरलिज्म को प्रभावित करता है, मतलब संघवाद को प्रभावित करता है, ठीक है। और संघवाद का भी कौन सा वाला डायमेंशन है ना, संघवाद का भी आर्थिक संघवाद है ना, क्योंकि संघवाद भी कई तरीके का होता है, आर्थिक होता है, राजनीतिक होता है, सामाजिक संघवाद भी होता है ना। तो उसके तौर पर जो है हमारा आर्थिक संघवाद से क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा अगला देखते हैं। अगला आता है हमारी थीम आती है DPSP के रिगार्डिंग। तो DPSP पे किस टॉपिक से क्वेश्चन आया, वो आया है समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो समान नागरिक संहिता से क्वेश्चन आया हुआ है। अब और कहाँ किस पे क्वेश्चन आ सकता है, देखो अभी क्या है काफ़ी सारी डिबेट चल रही है कि हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उत्तराखंड ने तो लागू कर दिया है, साथ में आपको पता होगा कि गोवा जो है भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता प्रस्तुत की गई है। समान नागरिक संहिता के अलावा जो आपको पता होगा कि हमारे DPSP में इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कुछ अधिकारों या कुछ एम के बारे में बात की गई है, वहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है। दूसरा निकल सकता है कि पंचायतों ने जो प्रगति की है वो कहाँ तक हुई है या कहाँ तक सीमित है ना, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी ने जो अपने भारत का सपना देखा था, ऐसा कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो गांधीयन
विचारधारा को शो करते हैं, दूसरा जो है अपना समाजवाद विचारधारा को शो करते हैं, और तीसरा जो है उदारवादी विचारधारा को शो करते हैं। तो प्रावधानों को लेकर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा फैक्चुअल रहेगा, तो आप जो है डीपीएसपी के जो भी प्रावधान हो उनको क्रमवार तरीके से याद कर सकते हो। एक और क्वेश्चन आ सकता है जो कि डिबेट हमेशा बनी रहती है, आपने देखा होगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ये डिबेट काफ़ी टाइम से चल रही है और इस पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। और एनालिटिकल बेस से अगर मैं बात करूं तो इस समान कार्य के लिए समान वेतन में क्या क्या चुनौतियां विद्यमान हैं, साथ में यह भारत के लिए ज़रूरी है, ठीक है, यह किन किन फील्ड में ज़रूरी है ना, और क्या ऐसा कोई फील्ड है जहां पर समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं भी दिया जा सकता है। तो इन पॉइंट के ऊपर आप थोड़ा सा गौर कर सकते हो। अभी आपको पता होगा कि स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग जो बीसीसीआई पेमेंट करती है महिला क्रिकेटर को और पुरुष क्रिकेटर को, तो अब उन्होंने पे स्केल सेम कर दिया है। तो ये एक बड़ा ही प्रगतिशील कदम था, तो उसका भी आप एग्जाम्पल में आप ले सकते हो। साथ में आपको पता होगा कई सारी एमएनसीज जो पुरुष को जितना पे करते हैं उतना ही महिलाओं को भी पे करते हैं, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। अगला है संविधान का निर्माण। देखो संविधान के निर्माण से जो है अपना 1935 के एक्ट के बारे में पूछा गया है कि कैसे 1935 के एक्ट ने संघीय संविधान की स्थापना की, अर्थात भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में संघवाद का एक बहुत ही अहम रोल था, और यह अहम रोल 1935 के एक्ट से भारत के संविधान या भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में पुट इन किया गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आया है ना। वैसे ही बाइकैमरलिज्म पर भी आ सकता है, वैसे ही जो है अपना ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में भी आ सकता है। तो जैसे अभी ये एक्ट 1935 का था, ऐसा भी हो सकता है कि मोंटेग्यू एमसीआर रिफॉर्म है ना, 1919 का जो एक्ट था वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आ सकते हैं। तो एक तो ये अपना इम्पोर्टेंट हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा, है ना, क्योंकि इन्हीं एक्ट के माध्यम से हमने डिफरेंट टाइप की जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है या कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो अडॉप्ट किया है, और वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हमने मॉडिफाई किया और फिर अपनी परिस्थितियों के अनुसार और वहाँ की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी और साथ में जो मांगे थी उनकी, उसी के अनुसार हमारा सिस्टम डेवलप हुआ है। इसी में जो है दूसरी कड़ी ये बनती है कि विभिन्न देशों के संविधान का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है ना। जैसे कि ब्रिटेन का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। ब्रिटेन के अलावा अगर मैं बात करूँ तो यूएसए, कनाडा, जापान, है ना, और इसमें ध्यान रखना 2 देश और भी इम्पोर्टेंट है ना। जापान के अलावा जर्मनी और एक अपना साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 3 देशों के बारे में भी आप थोड़ा अच्छे से देख सकते हो। तो इनका जो हमारे भारत के संविधान में क्या रोल रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यानी कि अब हम जो पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, इस पूरे डिस्कशन का मेन एम ये है कि आप पीवाईक्यू की थीम को भी समझ जाओ, प्लस उस थीम के आगे का स्टेप, अर्थात कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आने वाले वर्षों में, उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता होगा कि शायद 2023 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन प्रेसिडेंट और जो अपना फ्रेंच प्रेसिडेंट के इलेक्शन होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, इनके बारे में जो है तुलना कराई गई। तो उस तुलना को आप तब तक नहीं बता सकते हो जब तक कि आपने फ्रेंच प्रेसिडेंट का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसा होता है और साथ में अपने इंडियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है, इसके बारे में आपको नॉलेज ना हो। तो इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है अपने। अगली थीम है अपनी फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में 3 राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 जो कि समानता का अधिकार देता है, आर्टिकल 19 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और आर्टिकल 21 जो कि जीवन का अधिकार देता है। तो ये 3 आर्टिकल से ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। और अभी भी जैसे आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिफरेंट टाइप के जजमेंट्स जो कि आर्टिकल 21 के दायरे का विस्तार कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको ध्यान लगाना होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार अर्थात राइट टू प्राइवेसी भी इंक्लूड होता है। तो राइट टू प्राइवेसी के रिगार्डिंग जितनी भी अभी डिबेट चल रही है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट में से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले कि फंडामेंटल राइट की अगर मैं बात करूँ तो भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, अर्थात अमेंडेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हो रही है। और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड क्यों करना पड़ता है, क्योंकि
जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे समाज भी आगे बढ़ता है। कई सारे ऐसे रूढ़िवादी मूल्य होते हैं जो पीछे छूटते जाते हैं, जिनको समाज खत्म कर देता है, और कई ऐसे प्रगतिशील विचार होते हैं जिनको समाज अपनाता है। तो इस पूरे सिस्टम के दौरान, इस पूरे समय के दौरान हमारा जो सिस्टम है वो काफ़ी चेंज होता है, और अगर सिस्टम चेंज होता है तो उस चेंज हुए सिस्टम को आप संविधान में भी ऐड करोगे। तो इसलिए अमेंडेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है। साथ में अमेंडेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रगतिशील समाज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो इसी के संदर्भ में हमको बात करनी थी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल है? यह है अपना आर्टिकल 21। ठीक है, इस अधिकार के विस्तारित क्षेत्रीय के विशेष संदर्भ में उदाहरण देकर समझाइए। अच्छा, विस्तारित क्षेत्रीय का मतलब क्या है? अर्थात जो भी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो अपने जजमेंट के माध्यम से इन आर्टिकल का विस्तार कर रहे हैं उसके बारे में बात की जा रही है। जैसा आपको पता होगा कि MC मेहता केस में ये कहा गया था कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आर्टिकल 21 के अंडर में। मेनका गांधी केस में ये कहा गया कि विदेश जाने का अधिकार फंडामेंटल राइट में है। और तो और आपको ये भी पता होगा कि पुट्टास्वामी केस में ये कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी इज अंडर आर्टिकल 21। तो सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट है जिसमें आर्टिकल 21 का विस्तार किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन की मेन डिमांड ये है। अगला देखिए, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जो है ना, के दौरान जो हम दीपावली के दौरान जो पटाखे जलाते हैं है ना, उन पर कानूनी विनियमन शामिल है। साथ में अभी देखो ये क्यों पूछा गया, क्योंकि ये आर्टिकल 21 के अंडर में है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। अभी भी मैंने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार किस केस में कहा गया कि ये एक फंडामेंटल राइट है? MC मेहता केस है ना, MC मेहता केस। तो इसके दौरान स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार को हमने आर्टिकल 21 के में ऐड किया। अगला देखिए, अगला निजता का अधिकार। निजता का अधिकार भी आर्टिकल 21 का एक जो है एक्सपेंशन है। इसके अलावा आगे देखिए, आवागमन और निवास का अधिकार से क्वेश्चन पूछा गया है। आवागमन और निवास का अधिकार ये है अपना आर्टिकल 19 का अधिकार। भारतीय नागरिकों को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें सिंपल से ये पूछा गया कि आवागमन और निवास का जो आपका अधिकार है ये एक इम्पोर्टेंट अधिकार है, हम मानते हैं, बट ये पूर्ण नहीं है। जब भी किसी भी राइट जो होते हैं, वो कोई भी राइट हो, वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। अर्थात उस राइट को लागू करने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास पावर होती है, और उन पावर के साथ साथ आपके कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जिनको हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं। तो वो कौन कौन से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं जिसके माध्यम से आपके आवागमन और निवास के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है? जैसे कि आपको पता होगा कि आप ट्राइबल एरिया में जो है आप निवास नहीं कर सकते हो, तो ये एक अपना प्रतिबंध हो गया। और भी कई तरीके के प्रतिबंध, जैसे कि हो सकता है कि वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी का अधिकार ना हो, है ना। कोई हाईली सेंसिटिव एरिया हो सकते हैं जहाँ की इथेनिसिटी आपके आने से प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा आवागमन में जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे ना, सार्वजनिक जो अपना पब्लिक ऑर्डर होता है उससे रिलेटेड मुद्दे। इसके अलावा अगर न्यायालय ने मना किया हो कि हाँ भाई उस स्थान पर नहीं जा सकते हो, या कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एरिया जो राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न हो, तो तब आपके निवास एवं आवागमन के अधिकार को प्रभावित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि दिल्ली में यहाँ पे एम्बेसी एरिया है और आप चाहो कि मैं उस एम्बेसी एरिया में जाके रहूँगा, हालांकि आपके पास खूब धन है ना, आप ज़मीन खरीद भी सकते हो, बट आप वहाँ पे निवास इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। साथ में वो हाईली सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर कई तरीके के डेलीगेट्स जो है वो निवास करते हैं, तो आपको उन डेलीगेट्स के बीच निवास नहीं करने दिया जाएगा। साथ में इससे देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता प्रभावित हो सकती है, तो आपको इस आधार पर भी मना किया जा सकता है। हर एरिया में आप घुस भी नहीं सकते हो, आप निवास भी नहीं कर सकते हो, आपको पता होगा ना। तो इसका मतलब ये है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि आप भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात आर्टिकल 19 है ना, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात हो रही है कि अवधारणा से क्या समझते हैं, क्या इसमें हेट स्पीच भी शामिल है? ठीक है, और
फिल्म अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से थोड़ा अलग क्यों है, और इसके ऊपर चर्चा करनी है। अर्थात फिल्में जो हैं वो साथ में अभिव्यक्ति के अधिकार या अभिव्यक्ति से कैसे अलग है, इसके बारे में भी चर्चा करनी है इस क्वेश्चन में। और साथ में जो अपना राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उससे आप क्या समझते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए, निजता का अधिकार, वापस से रिपीट हो क्वेश्चन हो गया है। निजता का अधिकार इन्होंने पहले भी पूछा है ना। पहले निजता के अधिकार को इन्होंने जो है फंडामेंटल राइट से लिंक किया है, और दूसरी बार निजता के अधिकार है ना, जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में शामिल है, अर्थात आर्टिकल 21 में शामिल है। तो दूसरी बार इन्होंने 21 से लिंक करके, और साथ में इन्होंने गर्भ में बच्चे के पितृत्व को स्थापित करने के लिए, ठीक है, गर्भ में बच्चे का पितृत्व मतलब कि अगर कोई लेडी है तो उसके गर्भ के अंदर कोई बच्चा है तो वो उस बच्चे के, जो हम यूँ कह सकते हैं कि बायोलॉजिकली फादर कौन है, तो उसके संदर्भ में बात की जा रही है। डीएनए टेस्टिंग से रिलेटेड पर हमको चर्चा करनी है। तो इसमें भी प्राइवेसी को खतरा है ना, उस महिला की प्राइवेसी को खतरा है, साथ में उस महिला के जो पति है उसकी प्राइवेसी को भी खतरा है। इसी के साथ जो मान लो कि अगर गर्भ में अगर कोई बायोलॉजिकल बच्चा पनप रहा है और उसके पिता जो है बायोलॉजिकल फादर और वैधानिक फादर अलग अलग हो, तो उसमें जो बायोलॉजिकल फादर उसके होंगे तो उससे उनकी निजता को भी खतरा है ना। तो यहाँ पे तीन जो है हमारे पास स्टेक होल्डर हो जाएंगे। साथ में इससे समाज को भी एक तरीके से गलत संदेश जा सकता है। तो इन मुद्दों पर जो है आपको बात करनी है कि डीएनए परीक्षण से संबंधित जो भी कानून है हमारे पास, संबंधित कानून, इनके ऊपर चर्चा करनी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया ये भी मैं बता दूं आपको पता होगा कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हमने लागू किया है, तो डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड, डेटा प्रोटेक्शन अर्थात जो अपना निजता है उसके ऊपर बेस्ड है और वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। इसके अलावा आगे देखिए, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, आर्टिकल 19 के बारे में पूछा गया है ना, और IT एक्ट की धारा 66(1) पर हमको चर्चा करनी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, उस टाइम काफ़ी न्यूज़ में था, है ना। श्रेय सिंगल केस इससे रिलेटेड भी है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। तो इसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर मैं समराइज करूँ इस पूरे फंडामेंटल राइट को, तो आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 19 दोनों से भर भर के क्वेश्चन आए हैं, और साथ में अब जो है अपना आर्टिकल 14 से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, इनमें क्या डिफरेंस है, साथ में आर्टिकल 14 हमने कहाँ से लिया है, और जहाँ से हमने लिया है ना, आपको पता होगा ब्रिटेन से लिया, तो ब्रिटेन में समानता का अधिकार और भारत में समानता का अधिकार कैसे थोड़ा अलग है, तो इसके ऊपर भी आप जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अगली हमारी थीम रहेगी कि केंद्र राज्य संबंध प्लस संघवाद। और जब भी हम संघवाद के बारे में बात करेंगे, संघवाद हमेशा 3 तरीके का होता है ना। संघवाद जो है हमारा 3 तरीके का होता है। ये थोड़ा लिख लेना आप अपने कंक्लूजन में भी लिख सकते हो। संघवाद जो होता है वो एक तो सहकारी संघवाद है ना, मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है ना, कोऑपफेड। इसके अलावा दूसरे तरीके का होता है संघवाद, वो हमारा होता है प्रतिस्पर्धी, प्रतिस्पर्धात्मक है ना, इंग्लिश में कॉम्पिटिटिव। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा कन्फ्रंटेटिव। ठीक है, कन्फ्रंटेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, तो ये 3 तरीके का संघवाद होता है। अब इन 3 तरीके के संघवाद से आप क्या समझते हो, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि संविधान के कौन कौन से प्रोविजन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा अब हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से निकल के हम जो है जो अपना कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है वहाँ पे बढ़ चुके हैं, और धीरे धीरे वो कई मुद्दों पर कन्फ्रंटेटिव फेडरलिज्म के तौर पे भी हमको देखने को मिल रहा है। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म मतलब कि विभिन्न राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा, एक हेल्दी कंपटीशन। जैसे कि नीति आयोग द्वारा कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है, अर्थात किस राज्य में वाटर का क्या लेवल है, साथ में वाटर क्वालिटी क्या है।
तो इसमें अगर जो भी खराब परफॉर्म करेगा उसकी रैंक नीचे आएगी, जो बढ़िया परफॉर्म करेगा, जो बढ़िया तरीके से कंपोजिट तरीके से वाटर को मैनेज करेगा, उसकी रैंक अच्छी आएगी। तो इससे क्या होगा कि एक रैंक डेवलप होगी, ठीक है। और जो भी नीचे वाले स्टेट रहेंगे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, वो कोशिश करेंगे कि अगले आने वाले वर्षों में बढ़िया से परफॉर्म करें और वो भी हायर रैंक अर्जित करें। इसके अलावा स्कूल क्वालिटी मैनेजमेंट इंडेक्स भी अपना नीति आयोग जारी करता है। तो ऐसे कई तरीके के वेरियस इंडिकेटर हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ना, तो डिफरेंट स्टेट में क्या क्या पॉवर्टी का क्या क्या प्रेजेंट सिनेरियो है, इसी के साथ नेशनल लेवल पे भी वो जारी करता है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए। और तीसरा कन्फ्रंटेटिव फेडरलिज्म, अर्थात कई सारे मुद्दों पर जो अपना हम यूँ कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक राज्य आपस में कन्फ्रंटेटिव की सिचुएशन पे आ जाते हैं। साथ में एक तरफ बहुत सारे राज्य और एक तरफ केंद्र, वो भी आमने सामने हो जाते हैं। तो ये वाली सिचुएशन कन्फ्रंटेटिव फेडरलिज्म है ना। तो ये एक और फेडरलिज्म होता है, ठीक है, वो होता है कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म। कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म अर्थात ऐसा फेडरलिज्म जहां पर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें, इसी के साथ कुछ एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और वेरियस ग्रुप्स जो है मिलके किसी भी पॉलिसी का निर्माण करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म। तो सबसे पहले हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और फिर हम चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हो, और फिर हम चाहते हैं कि कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म हो। तो फेडरलिज्म के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले कोई भी सरकार ये चाहती है कि हमारे पास फेडरलिज्म अगर है तो सबसे पहले वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, और जब वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्राप्त कर लेती है तब वो चाहती है कि हमारे पास कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हो। और एक बार जैसे ही कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आ जाता है तब वो चाहती है कि हमारे पास कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म हो। तो ये तीनों ही जो है इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फेडरलिज्म है, और एक अपना कॉन्फ्रंटेटिव फेडरलिज्म थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट में। एक बार देख लेते हैं कहाँ कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आ रखे हैं, ठीक है। अब केंद्र और राज्य संबंध, आपको पता होगा कि केंद्र राज्य संबंध को ही हम एक तरीके से संघवाद के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं हम एक बार देखते हैं। 69th कॉन्स्टिट्यूशन, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। अब इसके आवश्यक तत्व, विसंगतियाँ क्या है, और साथ में देखो दिल्ली में निर्वाचित प्रतिनिधि हूँ, ठीक है। ये दिल्ली, उस टाइम दिल्ली के एलजी और सीएम के बीच में काफ़ी ज़्यादा, सीएम वर्सेस एलजी है ना, ये डिबेट चल रहा था, तो उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आया हुआ है। लिखा हुआ है कि निर्वाचित प्रतिनिधि मतलब एमएलएज और जो अपना सीएम है उनके बारे में बात की जा रही है, और उपराज्यपाल की संस्था के बीच टकराव की खबरें आई है। क्या आपको लगता है इससे भारतीय संघीय राजनीति के कामकाज में एक नई प्रवृत्ति पैदा होगी, अर्थात जो टसल वाली सिचुएशन है वो पैदा होगी? अर्थात दूसरे शब्दों में कहूँ तो पहले तो हमारे पास कोऑपरेटिव फेडरलिज्म था, और अब जो आके वो कन्फ्रंटेटिव फेडरलिज्म में बदल रहा है। तो जो नई प्रवृत्ति की बात हो रही है वो कौन सी प्रवृत्ति? कन्फ्रंटेटिव फेडरलिज्म, है ना। तो क्या इसके बारे में पैदा होगी? तो इसके बारे में हमको बताना है। अगला हमारे पास पूछा गया है कि 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन कौन सा हमारा, ठीक है, जीएसटी के बारे में पूछा गया है। अब इसका महत्व क्या है, और संघवाद की जो हम समायोजनात्मकता भावना को दर्शाता है, अर्थात कोऑपरेटिवनेस को दर्शाता है, इसके बारे में बात की जा रही है। यानी कि जीएसटी के बारे में भी क्वेश्चन आ गया, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी आ गया। कमेंट करके आप मुझे ये बताना कि 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजन क्या क्या है ना। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आप कमेंट में लिख देना। इसके अलावा और देखिए कि न्यायालयों द्वारा विधायी शक्ति के वितरण के संबंधित विवादास्पद मुद्दों के समाधान से संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत, ठीक है। फेडरल सुप्रीमेसी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी, ठीक है। और सामंजस्यपूर्ण निर्भर उभर कर सामने आए हैं, व्याख्या कीजिए। इसके ऊपर भी यानी कि प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा और अगर मैं बात करूं तो यह भी आया कि छोटे छोटे राज्यों का निर्माण, ठीक है। आज आप देखते हो कि किसी एक स्टेट के प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए उसमें जिलों की संख्या बढ़ाई जा रही है, चाहे वो राजस्थान हो, है ना। राजस्थान इसका बेस्ट एग्जांपल है। पहले 33 स्टेट्स थे, अब उसको
और ऐड करके 50 स्टेट कर दिया। तो क्या ये जो छोटे छोटे स्टेट हम बना रहे हैं या छोटे छोटे राज्य हम बना रहे हैं, क्या ये प्रशासन की दक्षता, प्रशासन की प्रभावशीलता एवं जो नीतियों में पारदर्शिता है, क्या इसको बढ़ाते हैं? इसके बारे में बात की जा रही है। आगे आने वाला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्र राज्यों के संदर्भ में क्या क्या बदलाव किए गए हाल ही में। मतलब कि ये थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया है ना, ठीक है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, है ना, वो उसके बारे में आप लिख सकते हो। साथ में हमने कई तरीके की संस्थाएं निर्माण की, जैसे कि चाहे वो नीति आयोग हो, चाहे वो हमारा इंटर स्टेट काउंसिल हो। इसके अलावा हमने वेरियस कमीशन इस्टेब्लिश किए हैं, पूंची कमीशन हो, सरकारिया कमीशन हो, राजभंडार कमीशन हो, इनके बारे में बात कर सकते हैं हम। और साथ में आप ये देख सकते हो कि फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो अब प्रो स्टेट होती जा रही है। प्रो स्टेट मतलब कि वो स्टेट को ज़्यादा महत्व दे रही है ना। पहले 32% जो कुल राजस्व में राज्यों का शेयर था वो 32% था, अब वो बढ़ के 42% हो गया है, अर्थात राज्यों का शेयर बढ़ गया है। इसके अलावा पंचायतों को अनुदान मिलने लगा है, ये भी एक तरीके का हम कह सकते हैं कि केंद्र राज्य संबंध में बदलाव आ रहे हैं। पहले पंचायतों को अनुदान नहीं मिलता था, अब केंद्र सरकार के माध्यम से पंचायतों को अनुदान मिलता है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड भी जो है स्किल डेवलपमेंट एवं कई तरीके के वेरियस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इसी के साथ और क्या हम यूँ कह सकते हैं कि बदलाव देख रहे हैं। एक आपको पता होगा कि केंद्र 2 तरीके की योजनाएं होती है, केंद्रीय क्षेत्रक योजना, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, है ना। तो प्रायोजित योजनाओं को जो इम्प्लीमेंट करने का जिम्मा होता है वो होता है अपना स्टेट गवर्नमेंट का। तो जितनी ज़्यादा हम केंद्र प्रायोजित योजनाएं चलाएंगे उतना ज़्यादा स्टेट के ऊपर बर्डन पड़ेगा, प्लस जो भी खर्च होता है उसका एक शेयर भी राज्य सरकार को अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है, तो राज्य सरकारें विरोध करती है। तो एक अच्छा फेडरलिज्म कब इस्टेब्लिश होगा? जब केंद्र प्रायोजित योजनाएं की संख्या मिनिमम हो। तो सरकार अब इन योजनाओं की संख्याओं को भी मिनिमम कर रही है ना। तो ये भी आप ऐड कर सकते हो, है ना। तो जब भी आप बदलाव करोगे तो बदलाव वो सोशल लेवल पे भी हो सकता है, पॉलिटिकल लेवल पे भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी हो सकता है ना। और साथ में हो सकता है कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हमने कोई टाई अप कर रखा हो, है ना, स्टेट के पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए। अभी आपको पता होगा कि राजस्थान की जो सरकार है उसने अभी इन्वेस्ट राजस्थान समिट ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये भी एक तरीके क्या हो गया, ये अपने अपने राज्यों में इन्वेस्ट राजस्थान है, इन्वेस्ट गुजरात है, यूपी सरकार ने भी सेम योजनाएं चलाई हैं। तो ये सब जो है वो केंद्र और राज्य संबंध को मजबूत करने के लिए है, क्योंकि जब राज्य मजबूत होगा तभी केंद्र मजबूत होगा। साथ में और राज्यों के बीच विश्वास एवं संघवाद को मजबूत बढ़ाने के लिए और क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो और क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं, तो विभिन्न कमीशन के बारे में बात की जा सकती है, सेकंड ARC की रिकमेंडेशन के बारे में बात की जा सकती है, हाँ, इनके बारे में आप बात कर सकते हो। इसके अलावा कैसे हम जो डिफरेंट ऑफिस होते हैं केंद्र एवं राज्य संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, है ना, लोकसभा के स्पीकर हो, इनमें हम क्या क्या और सुधार कर सकते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हो। और इसके अलावा राज्य विधानसभा का सृजन हो या उसको बिगाड़ना हो, अबोलिश करना हो। इसके अलावा जो हमारे राष्ट्रपति के इलेक्शन का प्रोसेस है उसमें भी फेडरलिज्म के अवयव देखने को मिलते हैं। तो इन सारी सिचुएशंस में हम कैसे जो है फेडरलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, इसके बारे में आप और उपाय बता सकते हो। इसमें राज्यपाल का ऑफिस जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो भी आप ध्यान रखना। अगला यही सी क्वेश्चन कहाँ से आया है, देखो अंतर्राज्यीय जल विवाद है ना, अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में है। अभी अंतर्राज्यीय जल विवाद कावेरी कृष्णा विवाद हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नर्मदा रिवर को लेके राजस्थान, गुजरात, MP और अपना महाराष्ट्र जो है इनके बीच में थोड़ा बहुत विवाद देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो अपना तीस्ता नदी होगी, आपको ना पता होगा तीस्ता नदी को लेके भी कई बार बंगाल और सिक्किम के बीच में थोड़ा सा इश्यू क्रिएट हो जाते हैं। हालांकि दे आर माइनर इश्यूज, इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, बट जो अंतर्राज्यीय जल विवाद है तो वो एक बड़ी समस्या है। साथ में इनको हल करने के लिए संवैधानिक तंत्र समस्याओं को संबोधित करने और उनको हल करने में विफल रहे हैं। संवैधानिक तंत्र जो है वो कैसे समस्याओं को हल करने में विफल रहे हैं, और साथ में क्या विफलता संरचनात्मक या प्रक्रिया या पर्याप्तता या दोनों के कारण है, इसको भी चर्चा हमको करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंतर्राज्यीय जल विवादों को हल कैसे किया जाता है,
क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका होती है? नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका नहीं होती है। इसमें केवल और केवल संसद की भूमिका होती है और संसद विशेष ट्रिब्यूनल अर्थात अधिकरण का गठन करके अंतर्राज्यीय जल विवादों का समाधान करता है। तो इसके बारे में आपको लिखना है ना, चर्चा कीजिए। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद हो गया। और अगला देखो, आपके विचार में सहयोग, प्रतिस्पर्धा और टकराव ने भारत में संघ की प्रकृति को किस हद तक आकार दिया है? तो जो मैं कह रहा था ना, कन्फ्रंटेटिव सिचुएशन, यानी कि टकराव वाली सिचुएशन। तो तीनों ही तरीके के फेडरलिज्म के बारे में आपको इस क्वेश्चन में पूछ लिया है। अगला देखिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता, है ना। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को इन्होंने लिंक किया है केंद्रीकरण से, है ना। और साथ में ये महामारी जो अधिनियम था 1897 और जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था 2005, है ना, और जो अपना कृषि अधिनियम था, इसके परिप्रेक्ष्य में हमको बात करनी थी। तो इनके कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो केंद्रीकृत प्रवृत्ति को शो करते हैं, या ऐसे कौन कौन से प्रोविजन हैं जो कि राष्ट्रीय एकता अखंडता को चुनौती पहुंचाते हैं, तो इनके बारे में वर्णन करना है। अभी आप थोड़ा बहुत आप गेस कर पा रहे हो। यहाँ पर देखो, सहकारी संघवाद का मतलब क्या होता है और संघवाद में क्या क्या कमियां हैं और उस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो अभी आप समझ गए होंगे कि पहले भी जो हमने सॉल्यूशन पढ़े हैं विभिन्न कमेटी के रिकमेंडेशन, तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। और देखिए, संघीय सिद्धांत है ना, संघीय सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, साथ में इसकी मूलभूत जो है ये जो है एक मूलभूत विशेषता यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है। कमेंट बॉक्स में आप ये बताना कि मूलभूत विशेषताएं जो है कौन कौन सी है संविधान की। दूसरा कि किस केस में फेडरलिज्म को संविधान की मूलभूत विशेषता का दर्जा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कौन सा केस था जिसमें ये बात कही गई है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। और साथ में भारतीय संविधान के तहत संघवाद एक मजबूत केंद्र के पक्ष में है, यानी कि हमारी जो संवैधानिक सिस्टम है, संवैधानिक प्रणाली है, इसमें केंद्र को हमने एक विशेष दर्जा दे रखा है, केंद्र को हमने एक मजबूत बना रखा है। अर्थात भारतीय संघीय प्रणाली के लिए एक कथन ये भी है कि भारतीय संघीय प्रणाली एक मजबूत केंद्रीकृत प्रणाली है या अर्ध संघीय प्रणाली है। तो इसकी भी संज्ञा हमने दे रखी है। ऐसे कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो कि मजबूत संघवाद की अवधारणा के विरुद्ध है? आपको दोनों ही पक्ष पूछ लिए गए हैं, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से, कहने का मतलब है कि ऐसे कौन कौन से हमारे पास प्रोविजन है जो फेडरलिज्म को शो करते हैं। दूसरा, ऐसे कौन कौन से प्रोविजन है जो यूनिटरी फीचर को शो करते हैं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि फेडरलिज्म को शो करने वाले अभी हमने देखे थे कितने तरीके के जो है हमने ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं। इसके अलावा संविधान में भी कई तरीके की विशेषताएं, हमने 3 तरीके की अनुसूचियाँ, शेड्यूल 7 हमने बना रखा है। यूनिटरी फीचर के बारे में बात की जाए तो ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी, है ना। तो ये सब हमने कई तरीके के संवैधानिक सिस्टम में हमने ये सब चीज़ें कर रखी है। तो इनसे आप क्या समझ रहे हो ये बताना है। देखो, मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो यहाँ से जो है सहकारी संघवाद से क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्लस जो तीनों तरीके के संघवाद है वहाँ से क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा कोई रिसेंट या करंट में कोई डिबेट चल रहा हो फेडरलिज्म को लेकर, वहाँ से क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि महामारी अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये जो हमारे 3 कृषि कानून था, वहाँ से आपको जो है कैसे उन्होंने मजबूत केंद्रीकृत प्रणाली को प्रमोट किया है उसके बारे में क्वेश्चन आए हैं। अब और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं? देखो, अब क्वेश्चन आ सकते हैं एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकते हैं एनालिसिस के ऊपर। एनालिसिस कैसे? देखो, अब वो क्वेश्चन पूछेगा कि कोई भी करंट अफेयर में कोई इश्यू होगा तो वो इश्यू कैसे जो है वो फेडरलिज्म को अफेक्ट करेगा, इसके बारे में। इसमें आप सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो। आपको पता होगा कि आर्टिकल 370 को हमने डाइल्यूट किया है ना। तो इससे जो है फेडरलिज्म को कैसे नुकसान पहुंचेगा। साथ में अभी भी आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है और इस सरकार ने आर्टिकल 370 को पुनर्जीवित करने, है ना, को, और साथ में जो जम्मू कश्मीर को एक स्टेटहुड का दर्जा देना अर्थात राज्य का दर्जा देने की भी मांग की गई है। तो ये करंट अफेयर में इशू है और इससे फेडरलिज्म को कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा इसके बारे में चर्चा करनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो इश्यूज हैं इनमें मेनली अपने फाइनेंशियल इश्यूज भी आ सकते हैं,
ठीक है। जीएसटी कॉम्पनसेशन के बारे में मैंने बात की थी, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा जो है जीएसटी की अचीवमेंट के बारे में भी आ सकता है। जीएसटी का क्या अचीवमेंट रहा है, क्या जीएसटी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा है या नहीं रहा है। तो GS3 में से भी क्वेश्चन आ सकता है और GS2 में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन आ सकता है ना। और अभी अगर मैं बात करूँ बेसिक क्वेश्चन के बारे में, तो फेडरल फीचर कौन कौन से है, यूनिटरी फीचर कौन कौन से हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है ना, ये वाला। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। या अगली थीम है अपनी कि विशेष प्रावधान। संविधान में विभिन्न राज्यों के लिए हमने विशेष प्रावधान गठित किए हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो एक बार आर्टिकल 370 के बारे में पूछा है, आर्टिकल 370 के बारे में पूछा है, और एक बार 371A जो कि नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान करता है। तो इन दोनों ही एस्पेक्ट के बारे में यूपीएससी ने पूछा है। अगला आता है कि विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शक्तियों का पृथक्करण। सेपरेशन ऑफ पावर का एलिमेंट संविधान में कहाँ लिखा है, डीपीएसपी में लिखा है ना, और ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर भी है। इसके अलावा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में आपको पता होगा कि एनजेएसी को लेके विवाद हो गया था। एनजेएसी 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना, तो उसको लेके विवाद हो गया था और सर्वोच्च न्यायालय ने के निर्णय की आलोचनात्मक हमको जांच करनी है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोला कि यार ये जो है अब नल एंड वॉइड होगा, अर्थात ये जो है शक्ति के पृथक्करण की अवधारणा को चोटिल पहुंचा रहा है, अर्थात इट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अब आपको इसकी जांच करनी है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इसमें शक्ति के पृथक्करण के बारे में पूछा है और कार्यपालिका और न्यायपालिका को इसने लिया है। अब शक्ति के पृथक्करण की दूसरी कड़ी है हमारी कार्यपालिका और विधायिका, अर्थात एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, है ना। तो इसमें किन किन टॉपिक्स पर क्वेश्चन आ चुका है, देखो राज्यपाल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया हुआ है ऑर्डिनेंस के ऊपर, अध्यादेश के ऊपर, है ना। क्यों? क्योंकि अध्यादेश के कारण शक्ति का पृथक्करण जो है, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत उसकी भावना को चोट पहुंचती है, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि देखो कानून बनाने का काम किसका है, ऑब्वियसली लेजिस्लेचर का, लेकिन अध्यादेश के माध्यम से कानून कौन बनाता है, एग्जीक्यूटिव, जबकि रियल काम लेजिस्लेचर का है, काम अध्यादेश के माध्यम से एग्जीक्यूटिव द्वारा किया जा रहा है, तो बीच में टसल तो होगी। तो इसी को हम कहते हैं शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन। ऑर्डिनेंस के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा देखो कि संसद का हमने क्या पूछा गया, संसद का एक तरीके से एनालिसिस लिया इन्होंने, संसद का एनालिसिस लिया, और साथ में क्या संसद जो है शक्ति के पृथक्करण को सुनिश्चित करने या कार्यपालिका की जवाबदेहिता के लिए पर्याप्त है या नहीं है। अगर पर्याप्त है तो वो पॉजिटिव्स, अगर पर्याप्त नहीं है तो वो नेगेटिव। तो आपको पॉजिटिव्स में भी आपको बातें रखनी है, नेगेटिव में भी बातें रखनी है। छोटा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की मेन डिमांड क्या है। पॉजिटिव्स का मतलब है कि संसद कार्यपालिका की जवाबदेहिता रखने में सक्षम है। जैसे कि मान लो नियमित अंतराल पर मीटिंग हो रही हो, इसी के साथ में कई तरीके के बिलों को अगर संसदीय समिति के समक्ष रेफर किया जा रहा है। इसके अलावा विपक्ष हमारा अगर मजबूत है और जो भी हमारे बिल की प्रक्रिया है ना, एक बिल से एक्ट बनने की प्रक्रिया है, उसको संवैधानिक रूप से विधिवत तरीके से पारित किया गया हो, तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई संसद अपना काम करने के लिए मजबूत हैं। परंतु वहीं नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात की जाए तो आपको पता होगा हमारा अभी विपक्ष काफ़ी कमज़ोर है। इसके अलावा कई सारे बिल को संसदीय समिति के समक्ष रेफर नहीं किया जा सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि संसद के बैठने के जो दिन है वो नियत नहीं है, और नियत नहीं है तो वो जो एवरेज बैठक के दिन है एक वर्ष में वो लगातार कम होते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब 1947 में हम आज़ाद हुए थे और 1952 में पहली बार इलेक्शन होके नवगठित हमारे पास विधायिका आई थी, तो उसके एवरेज बैठने के दिन लगभग 110 से 120 थे, और रिसेंट टाइम में अगर देखा जाए तो वही 60 से 70 अर्थात 50-70% कम हो गए। तो इसके बारे में आपको बताना है ना। अगला है कि देखो उपराज्यपाल यानी कि एलजी और दिल्ली की निर्वाचित सरकार के बीच में, है ना। अब उपराज्यपाल मतलब एक तरीके का केंद्र कह सकते हो आप, है ना, क्योंकि उपराज्यपाल को केंद्र द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और दिल्ली की निर्वाचित सरकार यानी कि
स्टेट, या आप यूँ कह सकते हो कि यूनियन टेरिटरी, है ना। तो ये वाली थीम कौन सी, यूनियन टेरिटरी या स्टेट, ठीक है। तो इसके बीच में राजनीतिक खींचतान को कैसे सुलझा सकता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। तो यहाँ पे एनालिसिस आया है और ये करंट अफेयर से रिलेटेड पूरा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप संसदीय सर्वोच्चता व्यवहारिक रूप से हाशिए पर चली गई है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए संसदीय सर्वोच्चता क्या होती है, संसदीय सर्वोच्चता। और अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या भारत में संसदीय सर्वोच्चता है। संसदीय सर्वोच्चता का मतलब है कि संसद जो भी कानून बना रहा है वो कानून वो बना सकता है, इसके ऊपर कोई किसी भी तरह का कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है ना। तो ये होता है संसदीय सर्वोच्चता। क्या भारत में इस सिस्टम में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि डिफरेंट ग्राउंड के आधार पर किसी भी कानून को नल एंड वॉइड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि कोई कानून संसद या राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया है और वह संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसको हम नल एंड वॉइड कह देंगे, है ना। इसी के ही आधार पर जो एनजेएसी का गठन किया गया था संसद के थ्रू, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया, है ना। तो मतलब भारत में न्यायिक संप्रभुता है या न्यायिक सक्रियता है, परंतु भारत में संसदीय सर्वोच्चता नहीं है। तो अब कैबिनेट प्रणाली का विकास हुआ तो उसने जो है संसदीय सर्वोच्चता के व्यवहारिक रूप कैसे जो है हाशिए पर चली गई है, इसके बारे में बताना है। और किस टाइप से क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, न्यायपालिका बनाम विधायिका से भी इन्होंने क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो आपको पता होगा कि एक इन्होंने पूछा है जनहित याचिकाओं के बारे में, जनहित याचिकाओं के बारे में, और साथ में भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान में संशोधन करने में संसद की मनमानी शक्ति पर नियंत्रण रखता है ना। कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट पर कैसे वो नियंत्रण रखता है, इसके बारे में बात की जा रही है ना। तो न्यायपालिका बनाम विधायिका, यहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा गया है, संसद की मनमानी शक्ति पर नियंत्रण, ठीक है। और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से एक थीम से क्वेश्चन रह रहा है, वो है अपना चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस अर्थात शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन से क्वेश्चन रह रहा है, तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है। शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आ रखे हैं कि न्यायिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की पूर्व शर्त है, इसके ऊपर टिप्पणी करना है, ठीक है। न्यायिक स्वतंत्रता अर्थात इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। न्यायिक स्वतंत्रता, इसके अलावा शक्ति एवं संतुलन, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रखा है, जो कि मैं कह रहा था ना कि आ सकता है, आ चुका है और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। अब शक्ति एवं संतुलन, यहाँ से हम डायमेंशन इनका खोलते हैं। ऐसा हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ठीक है। और तीसरा डायमेंशन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो इन तीनों के बीच में जो है किस किस तरीके का हमको संतुलन देखने को मिलता है, ये भी हम समझ सकते हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला है स्थानीय स्तर तक, है ना। स्थानीय शासन के बारे में बात की जा रही है, जो कि अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायतों के बीच में वर्गीकृत होता है। तो वहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो ध्यान से देखेंगे हम। ये यहाँ से यूपीएससी रिलेटिवली आसान क्वेश्चन पूछता है, तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इन आसान क्वेश्चन को अच्छे से हिट कर सकते हो, और आप इनके मॉडल आंसर बना लीजिए। कई ऐसी थीम्स है जो बार बार रिपीट होती है, जैसे अभी आप इसमें देखोगे कि स्थानीय स्वशासन प्रणाली में किन किन तरीके की हमको समस्याएं देखने को मिलती है, पहला चीज। दूसरा, उनके जो है क्या क्या संभावित सॉल्यूशन हो सकते हैं,
है ना। तो इन दोनों डायमेंशन पर खूब चर्चाएं की जाती है। तो इन चर्चाओं को अगर आपने अच्छे से कर लिया, मॉडल आंसर लिख लिए इनके और याद कर लिए, और एग्जाम में जब भी आपको ये क्वेश्चन देगा आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हिट कर सकते हो। आगे देखिए, स्थानीय शासन प्रणाली जो है वो शासन की प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है, अर्थात इसका हमको एनालिसिस करना है। ठीक है, एनालिसिस करना है, अर्थात स्थानीय स्वशासन में क्या क्या उसकी पॉजिटिव्स है और क्या क्या नेगेटिव्स है ना। साधन साबित नहीं हुए मतलब कि नेगेटिव है ना। क्या इसने अकाउंटेबिलिटी को उजागर नहीं किया है, या जो अपना पारदर्शिता है ना, ट्रांसपेरेंसी, उसके लेवल पे क्या क्या इशू है। इसके अलावा फंड फंक्शनरीज के लेवल पे क्या क्या समस्याएं हैं, है ना, और साथ में इसके क्या क्या कारण हुए हैं, है ना। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, और साथ में इसके कारण क्या क्या है कि भाई ऐसा हुआ क्यों है। ठीक है, आगे देखो, आगे इन्होंने अर्बन लोकल बॉडीज में महिलाओं की सीटों का आरक्षण, देखो यहीं से आप एक और क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर सकते हो ना, क्योंकि यूपीएससी ने पूछा भी है। देखो महिलाओं के सीटों का आरक्षण 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट दोनों में ही दे रखा है, बट वो पंचायतों के लेवल पे है। अभी हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसके माध्यम से जो विधानसभा है और लोकसभा है यहाँ पर भी आरक्षण हो, परंतु हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से ये चीज़ हमने हटा दी है ना। और हमने अब जो है हमारे वुमेन के रिजर्वेशन इन लोकसभा, इन राज्य विधानसभा, इन दोनों में ही 33% होगा। तो ये प्रोविजन अब हमने कर दिया है। तो अगर ये चीज़ हमने पहले पढ़ी होती तो हम इस थीम के ऊपर भी सोच सकते थे, और वही थीम जो है यूपीएससी ने इसी मेंस में पूछी है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा क्लियर होना पड़ेगा। साथ में पितृसत्तात्मकता, अर्थात एक कमी जो है, एक कारण जो है जिसके माध्यम से स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भूमिका कम हुई है या उस लेवल की नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए, उसमें एक बड़ा मेजर रीजन है हमारा पितृसत्तात्मकता। तो पितृसत्तात्मकता के कारण जो है कैसे महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण जो है वो एक तरीके का निज प्रभावी हो गया है, इसके बारे में हमको बताना है। और साथ में देखो, भारत में राज्य मतलब स्टेट गवर्नमेंट, भारत में राज्य अर्बन लोकल बॉडीज को कार्यात्मक एवं वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक है ना। तो ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिनके माध्यम से राज्य अनिच्छुक प्रतीत होते हैं, प्लस क्या राज्य सरकार सच में नहीं चाहती कि अर्बन लोकल बॉडीज अपने आप में पावरफुल बने, इसके ऊपर जो है संवैधानिक प्रावधान, इसके साथ साथ कुछ राजनीतिक प्रावधान और व्यवहारात्मक प्रावधानों का भी जिक्र करना है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी सब्जेक्ट हमने 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल में डाले हैं, जो भी सब्जेक्ट डाले हैं, इनको असल रूप में क्रियान्वयन करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी जो प्रावधान है और या कोई भी सब्जेक्ट है वो कंसर्न अर्बन लोकल बॉडीज को दे सकती है, बट स्टेट गवर्नमेंट देती नहीं है। तो जब दिया नहीं तो लेजिस्लेचर उसके ऊपर बनेगा नहीं, अर्बन लोकल बॉडीज बना नहीं सकती। जब अर्बन लोकल बॉडीज बना नहीं सकती तो 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन हम अमेंडमेंट किया है उसके जो मेन एम थे वो निष्प्रभावी हो जाएंगे। और मेन एम कौन सा था हमारा? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोगों की लोकतंत्र में भूमिका, महिलाओं की लोकतंत्र में भूमिका, ये 3 हमारे मेन एम थे वो निष्फल हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो भारत में पंचायत प्रणाली के महत्व का आकलन, देखो पंचायत के आसपास ही जो है हमारा सवाल घूम रहे हैं। इसके अलावा देखो पंचायतें जो है, पंचायतें और समितियां, ये बस मुख्य रूप से राजनीतिक संस्थाएं बनी हुई है, प्रभावी शासन नहीं है। अर्थात स्थानीय स्वशासन में या पंचायतों में कौन कौन सी कमियां हैं जिसके माध्यम से ये प्रभावी नहीं हुई। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखो पहला क्वेश्चन और आप 5वां क्वेश्चन, इनको देखो, ये क्वेश्चन सेम है। अगर किसी ने पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा हो और उसका मॉडल आंसर बनाया हो तो उसको 5वें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए कहते हैं कि पीवाईक्यू की माइक्रो थीम्स जो है इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। माइक्रो थीम्स का एनालिसिस अगर आपने पहले कर लिया तो बाद में आपको दिक्कत आती नहीं है। अगले आने वाला देखिए कि ये वाला है ना, स्थानीय संस्थाओं के सामने उनकी कार्य क्षमता है ना, अर्थात क्या स्थानीय शासन क्षमताएं, स्थानीय जो हमारे शासन संस्थाएं हैं क्या वो सही से काम कर पा रही हैं, उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, मतलब कि कारण क्या क्या है जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। देखो इन्हीं को घुमा फिरा के इन्होंने अलग अलग रूप में पूछा हुआ है।
सत्ता के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस हद तक बदल दिया है, किस हद तक बदल दिया है, अर्थात इसका एनालिसिस पूछा है, यानी कि पॉजिटिव्स, यानी कि पंचायतों का गठन या अर्बन लोकल बॉडीज का गठन करने से क्या क्या फायदे हुए हैं, चाहे वो महिला के लेवल पे हो, चाहे समाज के लेवल पे हो, चाहे वो लोकतंत्र के लेवल पे हो, या चाहे वो हमारी जो पुरुष सोसाइटी है उसके लेवल पे हो, है ना। तो उस पर क्या क्या प्रभाव पड़े हैं और इनमें क्या क्या चुनौतियां हैं, बस यही है। और अगला इन्होंने पूछा है कि स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण का मतलब क्या है, एनालिसिस, और एनालिसिस का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हैं तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली बना लोगे। सिर्फ एक क्वेश्चन या यूं मैं कहूँ कि 2 या 3 पेज के नोट्स इसके बनेंगे, है ना। इन 2 या 3 पेज के नोट्स से आप यूपीएससी का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आप डेफिनेटली बना सकते हो। तो इसलिए माइक्रोसिम इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला पूछा है संसद और राज्य विधानमंडल। अभी जैसे द्विसदनीयता से क्वेश्चन पूछा गया है, तो द्विसदनीयता में इन्होंने कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, राज्यसभा से क्वेश्चन पूछा है, विधान परिषद से पूछा है, और यहाँ पे भी देखो राज्यसभा का। अब राज्यसभा का एनालिसिस पता होना चाहिए ना, क्या क्या इसके फायदे हैं और क्या क्या इसमें नेगेटिव्स हैं ना, यानी कि चुनौतियाँ हैं, चुनौतियाँ हैं। तो एक बार तो ये बोलेगा कि राज्यसभा है वो निष्प्रभावी है, और एक बार ये बोलेगा कि जो हमारा राज्यसभा है इसका भी हमारे इंडियन गवर्नेंस सिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये पूछेगा, बस राज्यसभा से इतने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जॉइंट सीटिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पर लोकसभा है ना, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों ही आपस में मीटिंग करती है और फिर साथ में डिसीजन मेकिंग करती है। तो ये अपना संसद और राज्य विधानमंडल से ये क्वेश्चन आए हैं। और किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो यहाँ पे देखो संवैधानिक प्रावधान पूछा गया ना, तो राज्य विधान परिषद ये चीज़ और रिपीट हो सकती है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। साथ में हमने रिसेंट अमेंडमेंट करके अभी ये भी आ सकता है कि संसदीय व्यवस्था है ना, संसदीय प्रणाली या हमारा जो राज्य विधानमंडल है ना, राज्य विधानमंडल है, इसमें अभी हमने रिसेंट में क्या क्या चेंजेस किए हैं, रिसेंट में हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस विधायी स्तर पर हो सकते हैं, प्रशासनिक लेवल पे हो सकते हैं, राजनीतिक लेवल पे हो सकते हैं, है ना। तो संवैधानिक लेवल पे भी हमने कई सारे चेंजेस किए हैं। आपको पता होगा कि हमने जो अपनी संसद में जो लोकसभा में हमने 2 एंग्लो इंडियन को हम नामित करते थे, है ना, वो अब हटा दिए गए हैं, वो प्रावधान हटा दिए। तो एक चेंज तो ये, और भी कई सारे चेंजेस आप देख सकते हो कि अब समिति को जो रेफर करने वाले बिल हैं उसकी संख्या अब धीरे धीरे कम हो गई है, और राज्य विधानसभा द्वारा जो भी एवं संसद द्वारा मिलके जो राज्य विधान परिषदों की स्थापना है ना, वो भी अब लगभग नए के बराबर हो रही है। तो ये भी एक चेंज आ रहा है। इसके अलावा संसद में या लोकसभा में, है ना, और राज्य विधानसभा में 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को होगा, तो ये भी हमने रिसेंट में चेंज किया है। इसके अलावा वेरियस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, वो भी आप दिमाग में रख सकते हो, है ना। और यहाँ पे देखो संसद और राज्य दोनों ही मिल रहे हैं, यानी यहाँ पे संघवाद का भी हमने एंगल डाल दिया है। और कैसे जो है हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, राज्यों को इन्वेस्टमेंट के लिए हम प्रोत्साहन कर रहे हैं, तो ये भी स्टेप्स हैं। तो इन स्टेप्स का जिक्र कर सकते हो, केंद्र प्रायोजित योजनाओं को यहाँ से लिंक कर सकते हो, फाइनेंस कमीशन को ले सकते हो कि जो परसेंटेज ऑफ शेयर है वो राज्यों का वो बढ़ रहा है, तो ये सब हम चेंज ही कर रहे हैं। और साथ में सहकारी संघवाद, वो वाला स्टोरी तो याद होगी, सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद, और जो अपना कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म है वो, तो ये 3 प्रकार के ऐसे संसदीय समितियाँ ना। अब संसदीय समिति में कुछ इंपॉर्टेंट समितियाँ हैं। अब जैसे यहाँ से उस साल एक साल क्वेश्चन आया हुआ है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है ना, पैक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संसदीय समिति है। बट पैक के अलावा भी जो है एक एस्टिमेट कमेटी होता है ना, एस्टिमेट कमेटी है ना, हिंदी में बोले तो प्राक्कलन समिति। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति से भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे देखो डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ना, स्थायी समितियों के बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं कि संसदीय समिति प्रणाली की संरचना की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो
हो सकता है कि वो एक सदन स्पेसिफिक हो सकता है कि दोनों ही सदनों के सदस्य मिलकर इस पर बने, है ना। तो संयुक्त भी हो सकती है और किसी एक पर्टिकुलर सदन स्पेसिफिक भी हो सकती है। और देखिए, संसदीय कार्यों के लिए संसदीय जो समितियां हैं उसको क्यों उपयोगी माना जाता है, उपयोगी माना जाता है, अर्थात इसके क्या क्या पॉजिटिव्स हैं ना, क्या क्या फायदे हैं। और साथ में उपयोगी माना जाता है तो देखो, प्राकलन समिति की भूमिका के बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है ना, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कमेटी है। देखो मैंने कहा ना कि जैसे ही मैंने पब्लिक अकाउंट कमेटी का नाम देखा तो वहां पे भी क्वेश्चन आ सकता है, और वही क्वेश्चन बाद में भी यूपीएससी ने रिपीट किया है। इसका मतलब यह है कि एक क्वेश्चन को देख के आप दूसरे क्वेश्चन का अनुमान लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमने संसदीय समिति के बारे में जिक्र किया। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन आ सकता है, वो ये है कि संसदीय जो अपना ये वाला पॉइंट था ना, संसदीय समितियों को उपयोगी माना जाता है, चर्चा कीजिए। अब यह क्वेश्चन ये आ सकता है कि संसदीय समितियों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, अर्थात संसदीय समितियों की उपयोगिता का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो क्या आपको लगता है कि संसदीय समितियाँ इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, और फिर जो है उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या नेगेटिव्स हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ये रहेगा। अगला संसदीय विशेषाधिकार, इससे भी क्वेश्चन आ रखे हैं ना, आर्टिकल 105। साथ में पीठासीन अधिकारी से भी आ रखे हैं क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष से आ रखे हैं, राज्यसभा अध्यक्ष से आ रखे हैं ना, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वहां से भी आ रखे हैं। और देखिए कि विभिन्न दबाव समूह, औपचारिक एवं अनौपचारिक संघ, राजनीति में उनकी भूमिका, दबाव समूह के ऊपर भी क्वेश्चन आ रखे हैं, है ना। एसएचजी के ऊपर भी क्वेश्चन आ रखे हैं। अब जैसे दबाव अनौपचारिक संगठन की अगर बात की जाए तो खाप पंचायत भी होती है। ध्यान रखना, खाप पंचायत का और जो अर्बन लोकल बॉडीज है जहाँ पर हम पंचायतों का गठन करते हैं, दोनों ही एंटायरली डिफरेंट है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो अर्बन लोकल बॉडीज होती है या रूरल लोकल बॉडीज होती है, वो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया जाता है, संवैधानिक रूप से वो अपना कार्य कर सकती है, परंतु खाप पंचायत का संविधान में कोई जिक्र ही नहीं है। तो ये एक तरीके के अनौपचारिक संगठन है ना। तो खाप पंचायत संविधान से इतर प्राधिकारियों के रूप में काम करने के लिए चर्चा में रही है, अर्थात ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है ना। और साथ में इनके द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका द्वारा की गई कार्यवाही का आपको आलोचनात्मक वर्णन करना। फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगला देखो, न्यायपालिका से में है ना, देखो विविधता, समानता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायपालिकाओं में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व की वांछनीयता पर चर्चा कीजिए। ये आया था लास्ट ईयर, यानी कि हायर जुडिशरी में हम कैसे महिलाओं की भूमिका को प्रमोट करेंगे, और महिलाओं की भूमिका को प्रमोट करेंगे तो विविधता, समावेशिता और वांछनीयता, इन तीनों ही लेवल पर, विविधता, समानता और समावेशिता, इन तीनों ही लेवल पर हम जो है महिलाओं को सशक्त कर पाएंगे। तो इन तीनों लेवल पर क्या क्या फायदे होंगे उसके बारे में बताना है। आगे देखो, मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने दिया है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। और जनहित याचिकाओं, अब रिसेंट टाइम में PIL काफ़ी बढ़ रही है, तो उसके पीछे क्या क्या कारण है ना, और इम्पैक्ट क्या है। एक तरफ ये देखें, यहाँ पे PIL, मूल संरचना और वुमन, ये महिलाएं, ठीक है, वुमन इन हायर जुडिशरी। एक क्वेश्चन न्यायपालिका से और भी आ सकता है, और भी कैसे, है ना। आर्टिकल स्पेसिफिक में बात करूँ तो आर्टिकल 136 एंड 142, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और कहाँ से आ सकता है, और क्वेश्चन आ सकता है अपना, ठीक है, यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन आ सकता है अपना न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता, ठीक है, न्यायिक सक्रियता है ना, और न्यायिक अतिक्रमण, जुडिशियल ओवररीच। तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आप थोड़ा सा देख लेना। इसी तरीके से दबाव समूह है ना, कि अब दबाव समूह पे भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दबाव समूह कैसे सार्वजनिक लोक नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पहला। दूसरा, कि वेरियस टाइप के दबाव समूह होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। तीसरा, कि दबाव समूह की लोकतंत्र में क्या भूमिका है ना। दबाव समूह चुनाव से रिलेटेड हो सकते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड हो सकते हैं, कई तरीके के व्यापारिक संघ हो सकते हैं। जैसा अभी आपने देखा होगा किसान आंदोलन हुआ, उसमें भी कई तरीके के दबाव समूह, यानी कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, इसके पीछे भी कई तरीके के दबाव समूह संलग्न है। तो वो कौन कौन से थे, है ना। राजनीतिक दल है ना, किसान के राजनीतिक दल। और साथ में दबाव समूह
जो है राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं, नीति निर्माण को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके ऊपर मेन क्वेश्चन। तो इसका जो है ना एक मोटा थीम में आप ध्यान रखना कि दबाव समूह से जो भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, वो आया हुआ है कि नीति निर्माण। ठीक है, नीति निर्माण। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखो, मैं आपको देता हूँ। आप स्टूडेंट हो और आपको बताओगे पेपर लीक की समस्या एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो सरकार ने ये देखा कि बच्चों की पेपर लीक की समस्या एक बड़ी समस्या है, प्लस बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट किया मतलब कि एक तरीके का अपने आप को विद्यार्थियों के रूप में उन्होंने दबाव समूह के रूप में प्रस्तुत किया, और फिर नतीजा आपके सामने है। सरकार एक्ट लेके आई है ना, जिसके माध्यम से नकल को रोका जाएगा, पेपर लीक संबंधी मुद्दों को तीव्रता के साथ सोल्व किया जाएगा। तो ऐसे चलता है नीति निर्माण। और कैसे? सरकार पहले नीति लेके आई 3 किसान कानून, और फिर बाद में किसानों ने आंदोलन किया, सरकार के ऊपर दबाव बनाया, और उसी दबाव के परिणाम स्वरूप सरकार को वो तीनों ही बिल वापस लेने पड़े। तो बात आप समझ गए होंगे। अब जो यहाँ से एक और नया डायमेंशन निकल सकता है दबाव समूह से रिलेटेड, वो ये है कि दबाव समूह के कारण कई बार जो है हमको राष्ट्रीय एकता अखंडता के साथ समझौता करना पड़ता है। राष्ट्रीय एकता व अखंडता, ठीक है, या मैं यूं कहूं कि दबाव समूह का विश्लेषण है ना, दबाव समूह का विश्लेषण है ना, अर्थात दबाव समूह से हमको क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं, इन फायदों और नुकसान का जो है हमको एनालिसिस करना है। और साथ में हमको क्या चाहिए, कुछ उदाहरण भी चाहिए। बिना उदाहरण के हम बात ही नहीं करेंगे। तो हमको कुछ एग्जाम्पल चाहिए जहाँ पर दबाव समूह ने अच्छा काम किया हो, और कुछ एग्जाम्पल ऐसे चाहिए जहाँ पर दबाव समूह ने खराब काम किया हो, जिसके कारण राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को चुनौती भी मिली हो। अब राष्ट्रीय एकता अखंडता के साथ में आप लोक व्यवस्था, ठीक है, या आप संघीय प्रणाली भी कह सकते हो। तो ये सब जो है रिलेटेड टॉपिक है, संघीय प्रणाली भी कह सकते हो। तो इन्होंने इसको कैसे इम्पैक्ट किया है, इसके बारे में क्वेश्चन पेंडिंग है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। संघ कार्यपालिका के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है ना। संघ की कार्यपालिका क्या होती है, पता ही आपको होगा आपको कि प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस पीएम प्लस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया अपना यूनियन लेवल पे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि राज्य विधानसभा के लेवल पे क्या होगा, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट संबंधित तो कोई पद होते नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, राज्यपाल है ना, राज्यपाल है ना, यानी कि गवर्नर, प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहाँ भी होगा, प्लस पीएम होगा, ठीक है, और प्लस एडवोकेट जनरल है ना, ठीक है, एडवोकेट जनरल। तो बस यहाँ पे ये चीज होंगे। तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के बारे में क्वेश्चन आया है, राष्ट्रपति के बारे में आया है, और मंत्रिमंडल के बारे में आया है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा प्रधानमंत्री के बारे में इतना क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो अब कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एक तो प्रधानमंत्री से, ठीक है, पीएम से, और कैबिनेट से भी क्वेश्चन आ सकता है। कैबिनेट से आया हुआ भी है, लेकिन और आ सकता है कैबिनेट प्रणाली। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ना, जन प्रतिनिधित्व की मुख्य विशेषताएं। तो यहाँ से भी निर्वाचन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो ईवीएम हो या विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए चुनाव रिफॉर्म है ना, चुनावी सुधार, चाहे वो दिनेश गोस्वामी समिति हो, इंद्रजीत गुप्ता समिति हो, उन्होंने क्या क्या सुधार सुझाए हैं वो बताना है। साथ में सेकंड एआरसी ने क्या क्या बोला है वो भी बताना है। वहीं आप राजनीतिक दलों के बारे में देख सकते हो ना, संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पेंडिंग है जो कि मेरे को लगता है कि आ जाएगा आने वाले 4-5 वर्षों में। वो थोड़ा सा क्वेश्चन फैक्चुअल होगा, ठीक है, समझ ही गए होंगे आप मेरे हिसाब से, है ना। क्राइटेरिया है ना, क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया कौन सा, हाउ टू डिक्लेयर नेशनल
लेवल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, एंड स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी, है ना, स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी, है ना। तो स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और नेशनल लेवल पे हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो ये बारे में आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रीय दल और राज्य स्वायत्ता, इसके अलावा देखो इसी साल एक क्वेश्चन आया था ना, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, तो ये भी आप ध्यान रखना। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, यहाँ से मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, और भ्रष्ट आचरण का दोषी अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके ऊपर अयोग्यता दर्ज होगी। साथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से भी क्वेश्चन आया हुआ है, 1951 है ना। यहाँ पे हमारे पास दो एक्ट है वैसे बेसिकली, 1950 और 51, है ना। अब इसके आपको मेन जो है ना क्वेश्चन आते हैं वो आता है फैक्चुअल क्वेश्चन। फैक्चुअल क्वेश्चन ये आता है कि इनमें जो है प्रावधान क्या क्या है। प्रावधान, अब संवैधानिक निकाय एक और मेजर थीम है, हमारे गवर्नेंस का एक और मेजर थीम है। अब कितने तरीके के संवैधानिक निकाय है, तो उनका विश्लेषण, ठीक है। निकाय से 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो उनका कार्य क्या है, कार्य के अलावा उन्होंने कौन कौन से अच्छे काम किए हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, और एक चौथा डायमेंशन है हाउ टू इम्प्रूव, तो इम्प्रूव कैसे करें। तो देखो 13वां वित्त आयोग से क्वेश्चन आ गया है, और देखो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ना, ये अभी वर्तमान में उसको संवैधानिक निकाय में परिवर्तित कर दिया है ना, वैधानिक से संवैधानिक निकाय में। और कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, कैग आर्टिकल 149। और कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, देखो 13 से पूछ लिया, 14th फाइनेंस कमीशन से पूछ लिया, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जब भी 15th फाइनेंस कमीशन आएगा ना, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, यहाँ पे भी फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा गया, यहाँ पे भी फाइनेंस कमीशन। अब देखो फाइनेंस की बातें हो रही है तो कैग को हम भूल नहीं सकते, तो कैग से भी क्वेश्चन आ गए हैं। और देखो यहाँ पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, तो यहाँ पे देखो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। अल्पसंख्यक संस्थानों, यानी कि इनडायरेक्टली अल्पसंख्यक, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आ गया है। और यहाँ पे देखो कैग के बारे में क्वेश्चन आया, तो कैग के बारे में वापस से क्वेश्चन आ गया ना। तो निकाय में देखो यार मेनली तो कैग है अपना, प्लस फाइनेंस कमीशन प्लस नेशनल कमीशन, है ना। अब वो ओबीसी भी हो सकता है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एससी एसटी, ठीक है, माइनॉरिटी, है ना, एलजीबीटीक्यू, या मैं सिंपल शब्द में बोलूँ तो ट्रांसजेंडर, और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, है ना। ये इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। और मोटा मोटा जो है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सब में सेम ही रहेगा, इसको लिख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और मेरे हिसाब से इस बार क्वेश्चन है ना, ये आ सकता है कि नेशनल वुमेन कमीशन जो है ये अभी एक तरीके का लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, या यूँ कहूँ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, बट हम इसको कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे सकते हैं, यानी कि संस्थाओं का संवैधानिकरण हम कर सकते हैं। और इसके क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, नुकसान मतलब चैलेंजेस में क्या क्या आ सकते हैं, और फिर बाद में एक अच्छा सा वे फॉरवर्ड। तो यहाँ से ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। इन्फोर्समेंट एजेंसी से भी आ सकता है क्वेश्चन, है ना, और IOI CBI से रिलेटेड, है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अर्धन्यायिक संस्थाएं भी इंपॉर्टेंट है। सरकार कई तरीके के ट्रिब्यूनल गठन करती है, तो उन ट्रिब्यूनल के बारे में आ सकता है ना। ट्रिब्यूनल भी आपको पता होगा 2 तरीके के, है ना, एक तो कैट और दूसरा अदर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ कैट के लिए, है ना, सरकारी कर्मचारियों द्वारा, कैट के लिए ना, केंद्रीय सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, है ना। और आगे फिर ये देखो कि हम जो ट्रिब्यूनल बना रहे हैं ना, इसके क्या क्या फायदे होंगे और क्या क्या नुकसान होंगे, है ना। ये लगभग सब में सेम ही रहने वाले हैं।
और ख़ास बात पता है इसकी क्या है, जितनी भी आप संस्थाएं देख रहे हो वो खुद अर्धन्यायिक संस्थाएं हैं अपने आप में। आरबीआई भी अर्धन्यायिक संस्था है, सेबी भी है, केग भी कई तरीके के डिसीजंस लेती है। इसके अलावा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। इसके अलावा जल विवादों को हल करने के लिए हमने कई तरीके के ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, वो अपने आप में है। इसके अलावा इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है ना, और जो अपना इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है ना, वो भी अपना एक ट्रिब्यूनल। तो इन सब से रिलेटेड या इन सब की हम यूँ कह सकते हैं कि इन सब से क्या क्या पॉजिटिव आउटकम्स निकले हैं और क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हुई है या क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या ये संविधान के विरुद्ध है, क्या ये शक्ति के पृथक्करण को का उल्लंघन करते हैं, क्या ये त्वरित न्याय प्रदान करने में सक्षम है ना, क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इकोनॉमी को क्या हो सकते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को क्या हो सकते हैं, राजनीति को क्या हो सकते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला देखो ना, अर्धन्यायिक में नालसा से क्वेश्चन आ गया है ना, और देखो ये मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996, और आपको जान के हैरानी होगी कि मध्यस्थता, सुलह, कॉन्सिलेशन, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये सब पूछा गया है यूपीएससी में। इसी साल क्वेश्चन आया है। आर्बिट्रेशन और मध्यस्थता और मेरे साथ सुलह, इनके बीच में आया हुआ है क्वेश्चन। अभी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ क्लियरली, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। इसके अलावा अर्धन्यायिक संस्थाएं क्या है, बेसिक क्वेश्चन, ठोस उदाहरणों की मदद से समझाइए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ना, तो कई बार यूपीएससी बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेती है। आगे देखिए कि सेक्टोरल रेगुलेटरी बॉडीज, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर के रिगार्डिंग कोई रेगुलेटरी बॉडी हो, उससे कौन कौन से जो है क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी आपको पता होगा, अभी मैंने सेबी का जिक्र किया ना, तो यहाँ पर देखो वित्तीय संस्थाओं और बीमा कंपनी। बीमा कंपनी को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक बॉडी है, कौन सी बॉडी, इरडा ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एजेंसी। और यहाँ पर देखो वित्तीय संस्थाएं लेकर के तो सेबी भी है ना, सेबी और इरडा के विलय को मजबूत कर। तो देखो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है, तो जब कई सारे ऑर्गेनाइजेशन होंगे तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, प्लस मामलों को जो है कई बार पेंडेंसी भी हो सकती है, प्लस ट्रिब्यूनल में ये भी समस्या है कि कई बार हम अपील भी रखते हैं। तो जब मामले को अगर अपील ही करना है तो उसकी हाईएस्ट अपील हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। तो फाइनली अगर कोई अच्छा खासा मामला है और इसमें जो विरोधी पार्टियां हैं वो काफ़ी पावरफुल है, तो वो मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाती है ना? तो ये सब चीज़ें ये सब देखने को मिलती हैं। आगे देखो वैधानिक निकाय के बारे में भी क्वेश्चन आ गया है ना। वैधानिक निकाय अब कौन कौन से टॉपिक है, देखो यहाँ से पूछा गया है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, यहाँ से राष्ट्रीय महिला आयोग, और देखो राष्ट्रीय लोकपाल के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और साथ में देखो ह्यूमन राइट के मामले बहुत आते हैं, तो वहाँ पर हमारा एनएचआरसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनएचआरसी से भी क्वेश्चन आ गया है ना, और एनएचआरसी से एक बार नहीं दो बार क्वेश्चन पूछा गया, और दो नहीं तीन बार क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ में अभी मैंने एक टर्म बोला था कि संस्थाओं का संवैधानिकरण, वहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। देखो किसी आयोग के संवैधानिकरण, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ से एक और क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन आ सकता है लॉ कमीशन के बारे में, क्योंकि लॉ कमीशन अब तक एग्जीक्यूटिव बॉडी है और इसको एटलीस्ट आप स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा तो दे ही सकते हो। तो या तो इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओ या इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाओ। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखो सरकारी योजनाओं से रिलेटेड है ना, तो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो चाहे वो महिलाओं के लिए हो, क्योंकि कल्याणकारी योजनाओं से रिलेटेड आ रहा है क्वेश्चन, तो वो हो सकता है। देखो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने का आधार कनेक्टिविटी है ना, पूरा के बारे में, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, पूरा का फुल फॉर्म। गति शक्ति योजना के बारे में, कनेक्टिविटी के बारे में आ चुका है ना। और कई बार दो पैरेलल योजनाएं चलती हैं, जैसे आधार कार्ड और एनपीआर, तो इनमें से एक स्वैच्छिक है और दूसरी जो है अनिवार्य है। फिर क्या नेशनल लेवल पे कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो यानी कि एनालिसिस के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो सरकारी योजनाएं क्या है, नीतियां क्या है और इनका एनालिसिस क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। और संरचनात्मक सुधार एवं कार्यवाही, अब एमएनसी से क्वेश्चन आ चुके हैं है ना, एलपीजी रिफॉर्म से क्वेश्चन आ चुके हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में जो भी हमारे पास विकासात्मक चर्चा है ना, उसके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं है ना, आ चुके हैं बेसिकली। समाचार मीडिया, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं।
और आप देखो एनजीओ के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, है ना, एनजीओ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुके हैं। और एनजीओ की क्या क्या भूमिका है इन टर्म्स ऑफ समाज सुधार, और इन जो है हम कह सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, इन एग्रीकल्चर एम्पावरमेंट और इन एजुकेशन हेल्थ, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। और एक ओवरऑल क्वेश्चन भी आता है कि भाई एनजीओ की भूमिका, है ना, सामाजिक क्षेत्रों में बढ़ रही है, क्यों। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि एनजीओ को रेगुलेट करने के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जिनके माध्यम से एनजीओ या अदर ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट किया जा सकता है या रजिस्टर किया जा सकता है। और साथ में सरकार अभी एनजीओ का डी रजिस्ट्रेशन कर रही है ना, तो वो चीज क्या है, बैन भी कर रही है सरकार, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं उनके बारे में क्वेश्चन आ चुके हैं। सिविल सोसाइटी से क्वेश्चन आ चुके हैं। सिविल सोसाइटी, एनजीओ और एसएचजी, ये तीनों ही एक ही खेत की मूली है और घूमती रहती है आपस में ना। ये दानदाता एजेंसी है ना, यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं। अब बात आती है गवर्नेंस का दूसरा पिलर। एक तो गवर्नेंस का एसएचजी वाला पिलर था, दूसरा है ई गवर्नेंस। और ई गवर्नेंस हर साल कम से कम एक क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन GS2 में, और किस्मत अगर अच्छी रही तो एक क्वेश्चन GS4 में भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस क्या है और ई गवर्नेंस का विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या योगदान हो सकता है, यही थीम है और इसी थीम के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ में यहाँ का एक और डायमेंशन है कि ई गवर्नेंस से रिलेटेड क्या क्या चुनौतियां को हमको विद्यमान करना पड़ सकता है, यानी कि कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। और चौथा थीम, चौथा जो डायमेंशन है वो है कि इन समस्याओं को हम कम करने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। और पांचवा कि सरकार जो है कौन कौन सी योजनाएं चला रही है ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए, है ना। और छठा डायमेंशन जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ई गवर्नेंस का डिफरेंट सेक्टर में क्या रोल है, प्लस इन रोल के अलावा इनकी इनिशिएटिव्स भी याद करना है। अगर मैं आपको बोल दूं कृषि में, तो आपको पता होना चाहिए अभी स्वामित्व योजनाएं चल रही है, लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। अगर मैं हेल्थ बोलूं तो आपको ई अस्पताल ऐप याद आना चाहिए। अगर मैं गवर्नेंस बोलूं तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान याद आना चाहिए ना। अगर मैं और कोई भी अगर मैं किसी क्षेत्र का नाम लूं तो उसके रिलेटेड क्या क्या ई गवर्नेंस में रिफॉर्म चल रहे हैं वो पता होना चाहिए। अगर मैं मान लो कि लीगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करूं तो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, ये एक ई गवर्नेंस है ना। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, है ना, एक लिम्स है, लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ब्रीफिंग सिस्टम। तो ये सारी ई गवर्नेंस के सिस्टम है जो कि अभी हम चला रहे हैं। पुलिस में भी हम कई तरीके की योजनाएं चला रहे हैं, तो वो योजनाएं भी आपको याद होनी चाहिए, है ना। जैसे साइबर डोम क्या है, साइबर सुरक्षा से रिलेटेड है। इसके अलावा अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है EFIR, EFIR भी आप करा सकते हो। इसके अलावा ट्रैकिंग ऑफ FIR कराने के बाद में आप FIR को ट्रैक भी कर सकते हो थ्रू ए यूनिक ID। तो ये चीजें देखो। अब यहाँ पे देखो, आप कीवर्ड पकड़ना, बस आप कीवर्ड पकड़ना, और कीवर्ड पकड़ लिया ना आपने तो आप पूरा सिस्टम समझ जाओगे। ई गवर्नेंस सरकार का अभिन्न अंग, मतलब रोल ऑफ ई गवर्नेंस, रोल ऑफ ई गवर्नेंस इन गवर्नेंस, ठीक है। इसके अलावा देखो, ई गवर्नेंस नई तकनीकी शक्ति के उपयोग के बारे में है, बल्कि सूचना के उपयोग मूल्य के महत्वपूर्ण, यानी कि सूचना यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ई गवर्नेंस के माध्यम से सूचना का प्रसार हो रहा है। अगला देखो, ई गवर्नेंस में ने सरकार में कैसे प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित किया है। कल्याणकारी योजनाओं में ई गवर्नेंस के माध्यम से हम कैसे DBT, है ना, नगद हस्तांतरण प्रणाली, DBT, ठीक है। और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, अपव्यय को कम करने के लिए जो है इसने एक विशेष इनिशिएटिव है। अगला देखिए, अब ये तो हो गया कि भाई रोल ऑफ ई गवर्नेंस। अब मैंने कहा कि रोल तो हो गया, अब कुछ चुनौतियों के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो चुनौतियों के बारे में देखिए, डिजिटल निरक्षरता से इसने क्वेश्चन पूछा गया है ना। और साथ में ये देखो, ये जो ई गवर्नेंस केवल सेवा वेतन प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी के नियमित अनुप्रयोग के बारे में नहीं है, बल्कि है पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित भी करता है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखो आप, तीसरा क्वेश्चन सेम है ना, प्रभावशीलता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, ठीक है, ई गवर्नेंस का। और यहाँ पे क्या पूछा गया, सेम चीज पूछी गई है। यहाँ पे पारदर्शिता और जवाबदेहिता को कैसे जो है ये चीज एनहेंस करती है,
इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने PYQ का सही से एनालिसिस कर लिया तो आप क्वेश्चन का अनुमान भी लगा सकते हो। इसके अलावा सुशासन के 8 स्तंभ है ना, ये 8 स्तंभ किसने दिए हैं? ये 8 स्तंभ दिए हैं अपने वर्ल्ड बैंक ने, है ना। तो वो 8 स्तंभ कौन कौन से हैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। रेस्पॉन्सिवनेस, ट्रांसपेरेंसी और पार्टिसिपेशन, कंसेंसस ओरिएंटेड, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस और अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो ये अपने जो है 8 पिलर हैं। इन 8 पिलर का ध्यान रखना। और जब भी कोई भी ई गवर्नेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, सिटीजन चार्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, या क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी सेवोत्तम मॉडल से कोई क्वेश्चन आए, या RTI से कोई क्वेश्चन आए, ये जो 4-5 टॉपिक है ना, इन 4-5 टॉपिक में अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, अगर आप इन टॉपिक्स को इन 8 डायमेंशन में खोल दिया है, इससे बढ़िया आंसर कोई नहीं है, इससे बढ़िया आंसर नहीं है ना। तो ये 8 स्तंभ जो है आपको याद रखने, और इन्हीं स्तंभों के बारे में UPSC क्वेश्चन भी पूछती है कि कैसे जो है विभिन्न स्तरों पर सरकारी प्रणाली में जो प्रभावशीलता, देखो ये कीवर्ड रिपीट हो रहा है ना, प्रभावशीलता, है ना, और लोगों की भागीदारी। प्रभावशीलता मतलब इफेक्टिवनेस, और लोगों की भागीदारी मतलब कि पार्टिसिपेशन। समझो ये डिकोडिंग है, ये डिकोडिंग ऑफ सिलेबस, डिकोडिंग ऑफ PYQ है। यहाँ पे देखो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, विसल ब्लोअर का मेन एम क्या था? मेन एम ये था कि करप्शन मिटे, करप्शन मिटेगा तो इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी आएगी इस प्रशासन में, ये रहा इफेक्टिवनेस। तो यहाँ से आपको, है ना, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जो भी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो जारी किया जाता है ना। तो करप्शन अगर कम होगा तो रूल ऑफ लॉ बढ़ेगा और सेशन में इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी आएगी। सत्यम घोटाला, ठीक है। और ये देखिए, ये अभी इस सवाल में इसी साल आया है ना, सार्वजनिक परीक्षा में सूचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024, है ना। अब इसके उद्देश्य क्या है? मैंने कुछ नहीं कहा। क्या ये अनुक्रियाशीलता को प्रमोट करता है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे इसमें एक ऐसी बॉडी बनाने का प्रावधान है जहाँ पर आप शिकायत कर सकते हो। क्या ये ट्रांसपेरेंसी लाता है? बिल्कुल लाता है, ठीक है। क्या ये पार्टिसिपेशन बढ़ाता है? बिल्कुल बढ़ाता है। लोग बाग शिकायत कर सकते हैं, मतलब कि लोगों की सहभागिता बढ़ रही है। क्या ये जो रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करता है? बिल्कुल रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करता है। यदि एग्जाम टाइम से होंगे तो जो विद्यार्थी है वो सड़क पे नहीं उतरेंगे, सड़क पे नहीं उतरेंगे तो रूल ऑफ लॉ मेंटेन होगा, प्लस विद्यार्थियों में कॉन्फिडेंस आएगा, प्रशासन में कॉन्फिडेंस आएगा, प्रशासन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी और इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस भी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? कोई एग्जाम है वो सतत रूप से चल रहा है और उसमें पेपर लीक के मामले सामने नहीं आ रहे हैं, तो उसमें विद्यार्थियों की इंक्लूसिवनेस भी बढ़ेगी, पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा, है ना। क्योंकि एक किसी भी चयनित परीक्षा के माध्यम से हम जो समाज के वंचित वर्ग होता है, चाहे वो विकलांग वर्ग हो या ट्रांसजेंडर हो, महिलाएं हों, उनका रिक्रूटमेंट हम करते हैं, तो उनका प्रशासन में भागीदारी बढ़ती है। और क्या ये अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करेगा? बिल्कुल करेगा। सरकार का काम है पेपर से रिलेटेड परीक्षाएं ऑर्गेनाइज करवाना और उन ऑर्गेनाइज में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को मेंटेन करना, तो ये सरकार की जवाबदेहिता को बढ़ाएगा, है ना। तो ये अब देखो इतने डायमेंशन भाग हमने ऐसे ही सोच लिया, अगर सिर्फ हमको ये 8 पिलर पता है तो, और फिर साथ में सिटीजन चार्टर और RTI कैसे जो है इसमें हेल्प करते हैं वो चीज़। और फिर देखो अपना नेक्स्ट थीम है वो है कि कल्याणकारी योजनाएं। कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं सरकार चलाती है और कई तरह के कल्याणकारी वर्ग हमारे पास उपस्थित है ना। अब इन वर्गों में अगर मैं बात करूँ तो बच्चे एवं महिलाएं भी हैं, इनमें विकलांग व्यक्ति से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। और अगर मैं बात करूँ तो जो अपना कैसे जो है अर्बन सिस्टम या अर्बन डेवलपमेंट में जो ये भूमिकाएं निभा रही हैं वो कैसे सुनिश्चित हम कर सकते हैं, उसके बारे में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बस यही है जो GS2 में इन टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं, और यही क्वेश्चन घुमा फिरा के UPSC अगले साल भी पूछेगी। अगले साल भी जब भी हम वीडियो लाएंगे तब भी मैं आपको बता दूंगा कि देखो इसी वीडियो के टॉपिक्स से मिलके क्वेश्चन निकले हैं। तो ये था GS2 का एनालिसिस, इसमें हमने IR को नहीं लिया है, और ऐसा ही हमने एक माइक्रो थीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट बना रखा है जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और भी कोई क्वेरीज हो या और भी कोई आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।